नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 4 जो कि टॉपर सीरीज का है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को गहराई से प्रभावित किया, जिनमें सबसे पहला आता है आर्थिक प्रभाव। तो युद्ध के कारण रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। युद्ध सामग्री की मांग बढ़ने से कीमतें तेजी से बढ़ी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने जो है रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट मुनाफे पर जो है कर को बढ़ा दिया। और युद्ध के दौरान चीजों की कमी बढ़ गई और 1914 से 1918 के बीच ज्यादातर चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई। युद्ध के दौरान जूट के बैग, कपड़ा और रेल जैसी औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई और कीमतें बढ़ गईं। युद्ध के कारण भारत के कई हिस्सों में उपज खराब होने की वजह से भोजन की कमी भी हो गई थी। दूसरा आता है राजनीतिक प्रभाव। तो युद्ध ने भारत में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना। भारत के नेताओं को उम्मीद थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता या कम से कम स्वशासन का अधिकार दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। युद्ध के दौरान लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में काफी आक्रोश था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो एक जैसे विचार रखते हैं और जो देश की विभिन्न समस्याओं पर एक मत होते हैं, उसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दल का महत्व, भूमिका एवं कार्य। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना विषय महत्व है। प्रजातंत्र में ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दलों में जो है क्या होता है कि ये एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी के विचार एक जैसे होते हैं, जो कि जनता की समस्याओं या देश की समस्याओं का जो है निवारण करते हैं। उन्हीं को जो है राजनीतिक दल कहते हैं। और राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कारण हैं कि राजनीतिक दल का चुनाव लड़ते और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को जो है अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयास करते हैं। दूसरा है, राजनीतिक दल अब अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है। दूसरे दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो विदेशी व्यापार का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करना। इसमें एक देश दूसरे देश को माल भेजने को निर्यात और दूसरे देश से माल लाने को आयात कहते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए व्यापारिक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल करना होता है और बुनियादी ढांचे में सुधार करने जैसे सुझाव दिए जा सकते हैं। तो विदेशी व्यापार को तो क्या होता है कि तो विदेशी व्यापार जो है ऐसा व्यापार होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक देश जो है वस्तुएं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। और इसमें जो है देश में यानी कि जो हम कोई चीजें मंगाते हैं यानी कि उन्हें लेते हैं तो उनको कहते हैं आयात और जो भेजते हैं उन्हें कहते हैं निर्यात। और इसमें पॉइंट आता है बुनियादी ढांचे में सुधार। तो बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसे परिवहन और रसद बुनियादी ढांचे में सुधार से व्यापार संचालन को सुचारू और कुशल बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है व्यापार समझौते को लागू करना। तो देश द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौते कर सकते हैं जिससे टैरिफ और व्यापार
बाधाएं कम होती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के कई प्रभाव पड़े हैं, जिनमें वैश्वीकरण के कारण भारत की कृषि का स्वरूप बदल गया है और अब भारत में निर्वाह कृषि की जगह व्यापारिक कृषि हो रही है। और वैश्वीकरण के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है। और वैश्वीकरण के कारण कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार बढ़ा है और अब भारत दूसरे देशों से भी काफी पैसे कमा रहा है। अगला पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण कृषि में मशीनीकरण बढ़ा है। इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और वैश्वीकरण के कारण कृषि में कई बदलाव हुए हैं। 1990 में कृषि व्यापार को विदेश व्यापार के नियमों में ढील दी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम लिखिए। तो सबसे पहले आते हैं चंपारण सत्याग्रह के परिणाम। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में चालू हुआ था और ये जो है महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था। तो इस आंदोलन के बाद तीन कठिया प्रणाली खत्म हो गई। किसानों को उनकी जमीन का 1/4 हिस्सा वापस मिल गया। किसानों को अपनी इच्छा से नकदी फसलें उगाने की आज़ादी मिल गई। इस आंदोलन ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाया था। तो ये तो है चंपारण सत्याग्रह के परिणाम। अब देखते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह के कारण हैं कि चंपारण के किसानों को ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। किसानों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। किसानों को अपनी जमीन का सबसे अच्छा हिस्सा देने के लिए मजबूर किया जाता था। अब आता है अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो ये जो है महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। मिल मालिकों ने मजदूरों को 35% भत्ता देने का ऐलान किया। यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया ने बेन ने जो है गांधी जी का साथ दिया था। यानी कि साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने जो है गांधी जी का साथ दिया था अहमदाबाद सत्याग्रह में। अब आते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह के कारण। हमने पहले देखे परिणाम, अब देखते हैं कारण। तो ब्रिटिश सरकार ने सूती कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया। मिल मालिकों ने अपने मजदूरों पर ज्यादा कर लगाया। मिल मालिकों ने मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी और प्लेग और महंगाई से मजदूरों को परेशानी दी थी। तो ये जो है अहमदाबाद सत्याग्रह के कारण थे, जिसके कारण जो है अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया। अब आता है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था और ये गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था। तो ब्रिटिश सरकार ने खेड़ा सत्याग्रह के बाद किसानों की जमीनों को जब्त करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस करना पड़ा। सरकार ने 1919 के लिए कर स्थगित कर दिया। सरकार ने अकाल से प्रभावित सभी क्षेत्रों के लिए सशर्त छूट की घोषणा की थी। तो ये जो है खेड़ा सत्याग्रह के क्या थे, परिणाम थे। और अब आते हैं खेड़ा सत्याग्रह के कारण कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्यों था। कि खेड़ा जिले के किसानों पर फसल बर्बादी, प्लेग और हैजा महामारी के बावजूद 30% कर बढ़ा दिया गया था। सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया था। सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसी कारण जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी। गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों ने अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील यानी 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा में गांधी जी रोज 16 किलोमीटर चलते थे, यानी कि 10 मील। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा था। इस आंदोलन को दांडी यात्रा नमक
सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रभाव निम्नलिखित हैं, जिनमें इस आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता को कमजोर किया, इस आंदोलन ने अहिंसक तरीकों से भविष्य के आज़ादी के प्रयासों की नींव रखी और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी रही। इस आंदोलन के कारण कपड़ों और सिगरेट के आयात में गिरावट आई थी। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसको जो है हम नमक कानून भी कहते हैं और दांडी यात्रा भी कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला आता है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है और इसे बदलने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो ये, और दूसरा आता है शक्तियों का विभाजन। तो संविधान के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये भी जो है भारत में संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। और अब अगला पॉइंट आता है विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण। तो शासन के अलग अलग स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। अगला पॉइंट आता है 3 सूचियां। तो वो कौन सी हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों के जरिए किया गया है, जिनमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहली आती है संघ सूची। तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे रक्षा, वित्त, रेलवे, बैंकिंग आदि। इन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी कि संघ सूची। और अब आता है राज्य सूची। तो इसमें किसी खास व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं, जैसे परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। अब आता है समवर्ती सूची। तो इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इन विषयों में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन आदि शामिल होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें विश्व व्यापार को सुचारू रूप से चलाना। तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्य काम सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से चलाना है। अगला पॉइंट है विकासशील देशों को मदद करना। तो डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों को व्यापार अवसर बढ़ाने, व्यापार क्षमता बढ़ाने और तकनीकी मानकों को लागू करने में मदद करता है। और अब अगला पॉइंट आता है व्यापारिक भागीदारों के बीच रोकना, यानी कि भेदभावों को रोकना, यानी कि व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभावों को रोकना, यानी कि डब्ल्यूटीओ व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव को रोकता है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए अपवाद दिए गए हैं। अगला आता है पॉइंट व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाना। तो डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र विवाद समाधान प्रबंधन करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। नियम और शर्तें बनाना। तो डब्ल्यूटीओ का काम ये नियम शर्तें बनाना भी होता है। तो डब्ल्यूटीओ कुछ नियम और शर्तें बनाता है जिन्हें सभी सदस्यों को अपनाना होता है। अब है हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो ये कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो महात्मा गांधी ने जो है नमक कानून तोड़ा था दांडी में पहुंचकर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है वह नगर जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तो ये अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। अगला पॉइंट आता है कि वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो वो जो है गोरखपुर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये घटना है 1922 में हुई थी। अब आता है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो सबसे पहला किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था वो किया था चंपारण में। तो ये जो है 1917 में किया था। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।